नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन सेकंड का होम साइंस का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं इस पेपर के सारे क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम में इनके आंसर लिखने हैं, जिससे कि आप 100% मार्क्स लेकर होम साइंस का पेपर क्लियर कर सकें। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका समय रहेगा 2 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 35। अब इसमें हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल आपको यहाँ 13 प्रश्न दिए गए हैं और 3 पार्ट हैं आपके पेपर के, क, ख और ग। क में 1 से 7 तक के जो प्रश्न हैं वो 2 नंबर वाले हैं। 8 से 10 तक मतलब 8, 9, 10 3 प्रश्न 3-3 नंबर वाले हैं। और खंड ग में 11, 12 और 13 ये प्रश्न जो हैं ये 4 नंबर के हैं। और इनमें आपस में आंतरिक विकल्प है, मतलब आपस में भी इनमें चॉइस दी गई है। तो पेपर को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है खंड क, लघु अवधि का धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम करने के बाद ललित को रोजगार के कौन से 4 अवसर उपलब्ध होंगे, उनकी सूची बनाइए। तो अगर आपको हिंदी में कोई प्रश्न ठीक से समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश वर्जन भी उसका साथ में दिया होगा, आप उसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। लिस्ट 4 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दैट विल बी अवेलेबल टू ललित आफ्टर कंप्लीटिंग ए शॉर्ट टर्म लॉन्ड्री मैनेजमेंट कोर्स। तो लॉन्ड्री मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद ललित के सामने रोजगार के कौन से 4 अवसर उपलब्ध होंगे, आपको उन 4 अवसरों के नाम लिखने हैं। तो आप लिखेंगे कि वो स्व उद्यमी गतिविधियों में जैसे उपचार गृह, छोटे अस्पताल, फैक्ट्री, जो डे केयर केंद्र हैं वहाँ पर भी काम कर सकता है। रेलवे में वो काम कर सकता है, रोज़गार वहाँ पर पा सकता है। विमान कंपनी में रोज़गार, जो शिपमेंट्स होती हैं, शिपिंग कंपनी होती है वहाँ पर। इसके अलावा वो होटल या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर भी उसे रोज़गार मिल सकता है। इसमें आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र की सेवा के लिए निर्मित पहले भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। इसका प्रमोशन किस वर्ष में किया गया? इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो नेम द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट बिल्ड टू सर्व द एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा के क्षेत्र में। इन विच ईयर वॉज इट लॉन्च्ड, स्टेट द मेन पर्पज ऑफ दिस सैटेलाइट। तो 3 चीज़ों के आपको उत्तर देने हैं। तो उपग्रह का नाम है एडुसेट, फिर किस वर्ष में इसका प्रक्षेपण हुआ, तो सितंबर 2004 में इसका प्रक्षेपण हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य भारत में उपग्रह आधारित अन्योन्य क्रियात्मक दूरस्थ शिक्षा पद्धति की मांग को पूरा करना था। इसके द्वारा भारत में कहीं भी बैठे हुए आप शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 नंबर का जब प्रश्न है तो उसका उत्तर आपको शॉर्ट में ही लिखना है। नेक्स्ट है फैशन व्यापारी के रूप में अमित अपने उत्पादों को अधिक से अधिक मात्रा में बेचना चाहता है। उसके लिए 4 प्रकार के बाजार विभाजन की सूची बनाइए, जिसके आधार पर वह अपने उत्पादों को बिक्री में काफ़ी वृद्धि कर सके। तो एज अ फैशन मर्चेंडाइजर अमित वांट्स टू सेल हिज प्रोडक्ट्स इन मैक्सिमम क्वांटिटी। List 4 ways of market segmentation on the basis of which he can increase the sales of his products subsequently. तो इसमें आप देखेंगे कि बाजार विभाजन के 4 प्रकार आपको लिखने हैं। तो इसमें आप जननांकीय विभाजीकरण, भौगोलिक विभाजीकरण, व्यावहारगत विभाजीकरण और मनोवृत्तिपरक विभाजीकरण, इन 4 में इसको आप बांट सकते हैं। ये बाजार विभाजन के 4 प्रकार हैं। यहाँ पर ही आपको अथवा करके एक और प्रश्न दिया गया है। तो तीसरे प्रश्न में चॉइस है प्रिया एक नामी फैशन परिधान स्टोर में दृश्य व्यापार डिजाइनर के पद पर कार्यरत है। इस पद पर उसके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो प्रिया इज अ वर्किंग एज अ विजुअल मर्चेंडाइज डिजाइनर इन अ रेपुटेड फैशन अपैरल स्टोर। मेंशन एनी 4 ऑफ हर ड्यूटीज़ इन दिस पोजीशन। तो इस पोजीशन पर उसकी 4 ड्यूटीज़ क्या हैं? ड्यूटीज़ हैं शो केस में प्रदर्शन करना, स्टोर में सामान की व्यवस्था को देखना, विज्ञापन अभियानों का नेतृत्व करना, अर्थात जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी सारा सुपरविज़न रखना, आकर्षक प्रचार वाक्यों की रचना, इस तरह के प्रचार वाक्यों की रचना करना जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, और पुतलों को आकर्षक ढंग से सजाने और प्रदर्शन का कार्य। तो इस तरह से इनमें से ये मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए हैं, इनमें से कोई 4 पॉइंट्स आप वहाँ
लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का कारण बताइए। अनेक होटलों में कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिक अनुकूलता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। और इसी में ही खा पॉइंट है, आतिथ्य प्रतिष्ठान द्वारा अतिथियों की संतुष्टि बनाए रखना सर्वोपरि है। रीजंस देने हैं, इन मैनी होटल्स स्टाफ इज ट्रेन्ड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। और दूसरा है, मेंटेनिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ गेस्ट बाय अ हॉस्पिटैलिटी एस्टेब्लिशमेंट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। तो अनेक होटलों में कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिक अनुकूलता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। क्यों? प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों की बचत करने के लिए, जैसे जल, बिजली, धुलाई में उपयोग होने वाले डिटर्जेंट, इनकी बचत कैसे की जा सकती है, इसके लिए उन्हें वहाँ पर प्रशिक्षित किया जाता है। और दूसरा है, 100% जैव सूती चादरों का उपयोग करें, तौलियों का पुनः उपयोग के लिए आग्रह करें, रसायन मुक्त धुलाई करें और जैव निम्नीकरण कारकों के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षा का प्रयास करें। तो इसके लिए होटल में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। और इसमें ख है, जो मैंने आपको भी प्रश्न पढ़ा था कि किसी भी आतिथ्य प्रतिष्ठान द्वारा ग्राहकों की संतुष्टि अनिवार्य होती है, क्योंकि ग्राहकों की निष्ठा को पाना और उसे बनाए रखना, जिससे अतिथि का संरक्षण सुनिश्चित हो। अतिथि भविष्य में भी उसी प्रतिष्ठान की सेवाएं लें तथा दूसरों को भी प्रतिष्ठान की सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो इसमें से एक पॉइंट आप उत्तर में लिख सकते हैं, रीज़न लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ग्राहक संतुष्ट होगा जिस भी होटल में या जिस भी जगह वो रुका है उस प्रतिष्ठान से, तभी वो दोबारा वहाँ पर पुनः आएगा। तो ग्राहक की सेटिस्फेक्शन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न 5 है, अनुपात डिज़ाइन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पोशाक में श्रेष्ठतम तरीके से अनुपात दिखाने के लिए डिज़ाइन के किन 4 तत्वों का उपयोग किया जा सकता है? तो प्रपोर्शन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। प्रपोर्शन मतलब सही अनुपात में हर चीज़ होनी चाहिए। विच 4 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन कैन बी यूज्ड इन अ गारमेंट टू शो द प्रपोर्शन इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पोशाक का अनुपात, रंग का अनुपात, बुनावट का अनुपात, आकृति तथा रूप का अनुपात, इन सब का ध्यान उसमें रखना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ इसमें सही प्रोपोर्शन में ड्रेस में नहीं है तो वो ड्रेस, वो डिज़ाइन, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ भी आपको और अथवा करके दिया हुआ है, दोनों में से एक करना है। दूसरा है, डिज़ाइन एक व्यवस्था है जिसमें योजना के अनुसार चाही गई वस्तु की रचना की जाती है। डिज़ाइन का अध्ययन किन 2 पहलुओं में किया जाता है, उसका वर्णन कीजिए। तो डिज़ाइन इज एन अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू ए प्लान फॉर क्रिएशन ऑफ अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। डिस्क्राइब द 2 आस्पेक्ट्स इन विच डिज़ाइन इज स्टडीड। तो 2 आपको पहलू यहाँ पर डिज़ाइन के अध्ययन के बताने हैं। पहला है संरचनात्मक डिज़ाइन। यह रूप पर निर्भर करता है कि ऊपरी बनावट पर, जैसे धागे का प्रकार, बुनाई में विविधता, पोशाक में वह कपड़े की मूल कटाई और आकार से संबंध रखता है। दूसरा है अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। यह मूल संरचना के ऊपर बनाया जाता है, जैसे वस्त्र की सज्जा में रंगाई तथा छपाई, कढ़ाई, कसीदाकारी, सुई धागे का काम। इससे जो पोशाक है, जो ड्रेस है आपकी, वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, कोई उत्पाद अथवा सेवा खरीदते समय किसी ग्राहक की 4 अपेक्षाओं की गणना कीजिए। तो एन्यूमरेट 4 expectations of a customer with when he buys a product or a service। तो वो क्या क्या 4 चीज़ें उम्मीदें रखता है ग्राहक जो है। पहला है कि उसको उचित कीमत लगनी चाहिए। दूसरा, माप और वजन सही होना चाहिए। तीसरा, उत्पाद शुद्ध होना चाहिए। चौथा, बिक्री और प्रोत्साहन में नैतिकता होना चाहिए। पांचवा, उसे पूरी जानकारी उस चीज़ के बारे में मिलनी चाहिए। तो इन सब बातों की ग्राहक अपेक्षा रखता है कि जब वो कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसे चीज़ की कीमत भी सही मिले, उसका वजन भी सही मिले, उत्पाद शुद्ध भी हो और उसकी पूरी जानकारी भी उसको दी जाए। अब प्रश्न 7 है, ग्रामीण भारत में टिकाऊ पद्धति SARI परियोजना का आरंभ किस राज्य में किया गया था? राज्य का नाम बताना है। इस परियोजना द्वारा लोगों को दी जाने वाली किन्हीं 2 मुख्य सेवाओं के विषय में भी बताइए। तो इन विच स्टेट वाज द सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्टेड? मेंशन एनी 2 मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस प्रोजेक्ट टू द पीपल।
तो कहाँ पर ये परियोजना शुरू की गई? तो ये टिकाऊ पद्धति परियोजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई और इस योजना के अंतर्गत जो सेवाएं दी गई वो इस प्रकार है कि राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 80 टेली सेंटर खोले गए। टेली सेंटरों पर ग्रामीण जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको मूलभूत कंप्यूटर की शिक्षा, ईमेल कैसे भेजना है ये सब सिखाया जाता है और इन टेली सेंटरों में विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित जो ई सेवाएं हैं, प्रमाण पत्र संबंधी सेवाएं हैं, ये सब वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब इसके बाद बच्चों ये 7 प्रश्न 2-2 नंबर वाले थे। अब खंड ख शुरू हो गया जहाँ 3 नंबर वाले 3 प्रश्न हैं। पहला 8वां प्रश्न है, धुलाई की मशीनों पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीनों से प्रयोग होने वाली धुलाई की 2 प्रमुख विधियों की संक्षेप में व्याख्या करें। ऑन विच प्रिंसिपल डू वॉशिंग मशीन्स वर्क? ब्रीफली एक्सप्लेन 2 मेजर मेथड्स ऑफ वॉशिंग यूज्ड इन टॉप लोडिंग मशीन। आप जानते हैं 2 तरह की मशीनें हैं, एक टॉप लोडिंग होती है, एक फ्रंट लोडिंग होती है। यहाँ पर आपको टॉप लोडिंग मशीन की विधि के बारे में बताना है। तो धुलाई की सभी मशीनों का सिद्धांत है कि वे धोने वाले घोल में कपड़ों से गंदगी हटाने के लिए कपड़ों को गतिशील रखते हैं। पहला हो गया 1 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न 1 नंबर का तो उत्तर यहाँ खत्म हो गया। अब उन्होंने पूछा है ऊपर से भरने वाली मशीनों के प्रयोग में आने वाली धुलाई की 2 विधियाँ, तो 1-1 नंबर की ये दोनों हो जाएंगी। पहली है आडोलन। आडोलन में ब्लेड होते हैं जो घूम सकते हैं, एक दिशा की गति में या दोलन कर सकते हैं बारी बारी। इससे टब में धारा का प्रवाह होता है जिससे जलपूर्वक वेगपूर्वक कपड़े को गीला किया जाता है। और दूसरा है स्पंदन। इसमें भी ऊपर से भरने वाली मशीनों में इसका भी प्रयोग किया जाता है। गति जो है ऊपर स्पंदन द्वारा की जाती है और बहुत तेज ऊर्ध्व गति करता है। तो इस तरह से 3 नंबर का ये प्रश्न हो गया। यहाँ पे आपको चॉइस दी गई है। चॉइस में प्रश्न है, वस्त्रों की देखभाल व रख रखाव के 2 मुख्य पहलू क्या हैं? विभिन्न वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव की आवश्यकता किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? What are 2 main aspects of care? The maintenance of fabric. Care and maintenance requirements of different fabrics depend on which 2 factors? तो इसमें वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के जो मुख्य पहलू हैं वो इस तरह से आपको बताने हैं कि वस्त्र को किसी भी प्रकार की भौतिक क्षति से मुक्त रखना चाहिए। अगर कोई क्षति हुई है तो उसमें सुधार करना चाहिए। वस्त्र पर से धब्बे और धूल दूर करके उसके रंग रूप और चमक को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। और किन किन कारकों पर यह निर्भर करती है? वस्त्रों के रेशों की मात्रा व धागे के प्रकार पे, वस्त्र निर्माण की तकनीक पे, वस्त्र पर जो ऊपर से परिसज्जा की गई है, कढ़ाई की गई है या कोई प्रिंट या कोई छपाई की गई है, और वस्त्र का विशेष उपयोग। इनमें से आप कोई भी 2 कारण यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 2 फैक्टर्स इन्होंने पूछे हैं। प्रश्न 9 है, फैशन चक्र का क्या अर्थ है? इसके 5 स्तरों का उल्लेख कीजिए। तो व्हाट इज मीन बाय फैशन साइकिल? मेंशन इट्स 5 स्टेजेस। आपको 5 स्तर बताने हैं। पहले बताएंगे फैशन चक्र क्या है। तो फैशन चक्र का समय के साथ बदलना फैशन चक्र के रूप में समझा जाता है। जैसे टाइम के अकॉर्डिंग फैशन बदलता रहता है उसे हम फैशन चक्र कहते हैं। और इसके 5 स्तर हैं। शैली की प्रस्तुति, लोकप्रियता में वृद्धि, लोकप्रियता की पराकाष्ठा, लोकप्रियता में कमी आना, शैली का परित्याग या अप्रचलन। फिर वो चीज़ जो है प्रचलन में नहीं रहती, लोग उसे नहीं पहनते हैं। तो ये जो है 5 स्तर हैं किसी भी फैशन चक्र के। प्रश्न 10 है, छतेरा ग्राम परियोजना किस वर्ष में आरंभ की गई? 1 नंबर। किस समाचार पत्र द्वारा इस ग्राम पर ध्यान केंद्रित किया गया? यहाँ 2 नंबर। इस प्रश्न के द्वारा इस प्रयास के द्वारा ग्राम की किन 2 समस्याओं का हल निकाला गया? तो देखिए 1-1 नंबर के 3 प्रश्न आपने यहाँ मिल गए हैं। इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट छतारा विलेज स्टार्टेड? विच न्यूज़पेपर फोकस्ड ऑन दिस विलेज? विच 4 मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर सॉल्व्ड बाय दिस इनिशिएटिव? तो ये छतेरा ग्राम परियोजना जो थी 1969 में प्रारंभ की गई। समाचार पत्र का नाम था हिंदुस्तान टाइम्स। और इस परियोजना के कारण जो समस्याओं का हल निकाला गया वो समस्याएं थी कि बैंक की शाखा गांव में खोली गई, पुल और सड़कों का निर्माण किया गया, बिजली व जल की समस्याओं का समाधान किया गया और नई मशीनें वहां आईं। तो इस तरह से बच्चों ये खंड ख में 3 प्रश्न आपके हो गए 3-3 नंबर के। अब खंड घ आ गया है। 4 अंक वाले प्रश्न यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। पहला है,
आतिथ्य प्रबंधन क्षेत्र के प्रमुख कार्यालय विभाग का संगठनात्मक चार्ट बनाइए। इस विभाग में कार्यरत स्टाफ द्वारा प्रदान की जाने वाली किन्हीं 4 सेवाओं का उल्लेख कीजिए। तो ड्रॉ एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सेक्टर। मेंशन एनी 4 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द स्टाफ वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। तो पहले आप इसका चार्ट बनाएंगे, प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, फिर उसके 4 जो आपसे यहाँ पर सेवाएं पूछी गई हैं वो है कि बेल कप्तान और उसका बेल बॉय। फिर चार्ट में ही आप ये बनाएंगे। तो बच्चों इसका प्रश्न 11 का जो प्रमुख कार्यालय विभाग का संगठनात्मक चार्ट है उसमें कार्यालय प्रमुख है, उसके अंतर्गत 2 आएंगे, प्रमुख कार्यालय स्वागती, प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष, साथ ही बेल कप्तान और बेल बॉय और दूरभाष प्रचालक मतलब टेलीफोन ऑपरेटर। और जो सेवाएं दी जाती हैं वो इस तरह से हैं: अतिथियों का स्वागत व अभिवादन करना, कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना, अतिथियों तथा कमरों के आवंटन का पंजीकरण करना कि कितने कमरे हम दे चुके हैं लोगों को, कितने खाली हैं, चेक इन और चेकआउट का रिकॉर्ड रखना, कितने लोग खाली करके चले गए, कितने लोग आ गए, कुलियों की सेवाएं, जो वहाँ पर सामान ढोने वाले कुली हैं उनकी सेवाएं, अतिथियों को कमरों की चाबी सौंपना, अतिथियों के बिल बनाना, भुगतान करवाना और अतिथियों को अपने संगठन की तथा बाहर की सेवाओं के बारे में जानकारी देना। इसके साथ ही बच्चों प्रश्न 11 में ये ब्लाइंड बच्चों के लिए प्रश्न दिया गया है। उसके बाद 12वां नंबर है रंग का अध्ययन प्रकाश पर निर्भर करता है। इसमें 3 आपसे बातें पूछी गई हैं। वर्षा की बूंदों पर पड़ने वाला प्रकाश प्रकीर्ण के पश्चात क्या उत्पन्न करता है, इसमें कितने रंग होते हैं। रंग के मान से आप क्या समझते हैं। मान चार्ट ग्रे धूसर पैमाने पर चित्र बनाइए और काले व सफ़ेद रंग के मान को चार्ट में दर्शाइए। तो बच्चों अब हम प्रश्न 12 का उत्तर जानेंगे। इसमें आपसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं। पहला है वर्णक्रम स्पेक्ट्रम, जो उसका संक्षिप्त रूप वेबिक्यूर है, ये 7 रंगों को, जिसे आप इंद्रधनुष भी कहते हैं, 7 रंगों को दर्शाता है। दूसरा है रंग का मान, तो रंग के हल्केपन या गहरेपन को रंग का मान बताता है, जिसे आभा या रंगत भी माना जाता है। सफ़ेद रंग का मान अधिकतम और काले रंग का मान न्यूनतम होता है। तीसरा है मान चार्ट ग्रे धूसर पैमाने पर चित्र बनाइए और काले व सफ़ेद रंग के मान को चार्ट पे दर्शाइए। तो आपको इसका ग्राफ बनाना होगा, चित्र बनाना होगा मान चार्ट, और लिखना भी होगा जब रंग सफ़ेद रंग की ओर जाता है तो आभा है और जब काले रंग की ओर जाता है तो वह शेड रंगत में होता है। तो इस तरह से ये प्रश्न 12 का उत्तर हो गया। अब इसी में आपको चॉइस करके भी एक प्रश्न दिया हुआ है, देखिए अथवा लिखा है। डिज़ाइन के तत्व के रूप में रेखा वस्तुओं की आकृति प्रदर्शित करती है, गति प्रदान करती है और दिशा निर्धारित करती है। मूल रूप से रेखा के 2 प्रकार कौन से हैं, किसी एक प्रकार को चित्रों की सहायता से समझाइए। तो रेखा के 2 प्रकार बताने हैं। पहला है सरल रेखा, दूसरी है वक्र रेखा। सरल रेखा आप समझते हैं जो बिल्कुल सीधी अखंडित सीधी रेखा होती है, उसे सरल रेखा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। एक तो लंबोत्तर सीधी सीधी लंबी रेखाएं, एक क्षितिज रेखाएं जिसे पड़ी रेखा भी कहते हैं, और तीसरी विकीर्ण रेखा जो आड़ी टेढ़ी होती है। इसके चित्र बना के आप इन तीनों के नाम लिख के इन्हें दिखाएंगे। और दूसरी है वक्र रेखा। वक्र रेखा जो होती है वो गोलाई वाली रेखा, आड़ी टेढ़ी जो रेखा होती है गोलाई लिए हुए, ठीक है ना। इसके भी 3 प्रकार होते हैं, लंबी और लहराती हुई वक्र रेखाएं, या बड़े गोल वक्र, या छोटे हल्के वक्र। 3 प्रकार में किसी प्रकार की भी हो सकती है। इसे भी आप चित्र द्वारा वहाँ प्रदर्शित करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का, प्रश्न 13। उपभोक्ता शिक्षा के द्वारा आम नागरिकों को उनके अधिकारों व दायित्वों के प्रति जागरूक किया जाता है। आप जानते हैं कि कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं, ये हमारे अंदर जागरूकता पैदा करते हैं। गृह विज्ञान विद्यार्थी होने के नाते आप अपनी बहन को 8 उपभोक्ता समस्याओं की जानकारी दीजिए, जिससे वह सुनिश्चित कर सके कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी या ठगी ना हो। तो आपको अपनी बहन को बताना है कि कौन कौन सी 8 समस्याएं वो झेल सकती है, और इन 8 समस्याओं के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, जिसके कारण उसके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप इस तरह से कि आप अपनी बहन को कम स्तर की खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं की जानकारी देंगे, मिलावट के बारे में बताएंगे, कोई उसे MRP से अधिक कीमत ना ले ले,
अगर उसको उपभोक्ता की जानकारी नहीं है कि उसके राइट्स क्या क्या हैं, तो इसके कारण वो ठगी जा सकती है। कहीं भी गलत तोल या माप वाली चीज़ तो उसे नहीं दी जा रही, कोई जाली उत्पादक या नकली उत्पाद तो नहीं उसे दिया जा रहा। बिक्री संवर्धन योजनाओं से ग्राहकों को लुभाने का काम किया जाता है, तो कहीं इस तरह का धोखाधड़ी उसके साथ तो नहीं हो रही, या कोई भ्रामक या पूर्ण लेबल लगा हुआ है, या कोई लुभावनी पैकेजिंग की गई है। तो इन सब चीज़ों का उसको ध्यान रखना है, जिससे कि उसके साथ इस तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो। तो बच्चों, इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपका पूरा प्रश्न पत्र हल करके आपको समझाया है। बिल्कुल इसी तरह का पेपर CBSE बोर्ड में भी आपके लिए आएगा। आप इस पेपर को और अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपके सभी सब्जेक्ट्स के सेकंड टर्म के वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और आप उनसे लाभान्वित होकर बहुत ही अच्छे नंबर लेकर अपनी CBSE 12th क्लास की परीक्षा पास कर सकें। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।